हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अगस्त प्रस्ताव पे, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था और भारत का समर्थन चाहते थे, इसलिए अगस्त प्रस्ताव लाया गया जिससे भारतीयों को उसमें शामिल किया जा सके। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल साहब। ये वही चर्चिल हैं जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने गए थे, तब इन्होंने आलोचना किया था। परंतु जो कि वर्तमान में ये प्रधानमंत्री हैं और विश्व युद्ध चल रहा है, तो भारतीयों का समर्थन के लिए इनके मित्र राष्ट्र अमेरिका और फ्रांस, इनका दबाव है कि भारतीयों को युद्ध में शामिल किया जाए और उनका समर्थन प्राप्त किया जाए। चर्चिल ने क्या किया, 1 अगस्त प्रस्ताव भारत में भेजा। 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भेजा। साथियों, आपको ध्यान होगा तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि कांग्रेस ने प्रांतीय चुनाव में 28 माह के सरकार के बाद त्यागपत्र दे दिया था। 8 राज्यों में कांग्रेस का सरकार था, जिनमें 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत से बना था और 3 में समर्थन से बना था। जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया तो ब्रिटेन के संसद भवन में इस पर बहस हुआ और बहस के पश्चात भारतीयों का समर्थन लेने के लिए अगस्त प्रस्ताव भेजा गया 8 अगस्त 1940 को। प्रस्ताव में जो बिंदु शामिल थे उसमें पहला बिंदु था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ये क्या था? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, ये क्या था? ये 1929 के पहले कांग्रेस की मांग थी। 1929 के पहले कि हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। इसका मतलब ये था कि जो प्रमुख इसके होंगे, प्रमुख अंग्रेज ही होंगे, लेकिन हम शासन अपने हिसाब से चलाएंगे। अंतिम निर्णय अंग्रेज का होगा। परंतु अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेट देने का मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हम नहीं दे पाएंगे, भारतीयों को अधिकार नहीं है। और एक शब्द जोड़ा गया, भिखमंगों को चुनने का अधिकार नहीं होता। चुनने का अधिकार नहीं होता। ये शब्द किसके थे? ये शब्द अंग्रेजों के थे कि तुम क्या चुनोगे सरकार बनाने की प्रवृत्ति। तुम तो भिखमंगे हो, बर्बर हो, असभ्य हो। तब 1929 में लाहौर में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब साफ शब्दों में कह चुके थे, अब हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं। न तो हमें अंग्रेज़ों के साथ कोई कार्य करने में दिलचस्पी है और ना हम उनके गुलाम बन के रहना चाहते हैं, ना हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा चाहिए। मुझे तो चाहिए
पूर्ण आज़ादी। इससे नीचे कुछ नहीं। और 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और उसके बाद प्रतिवर्ष मनाया जाता रहा। जब कांग्रेस ने 1939 में त्यागपत्र दे दिया, तब चर्चिल को लगा कि अब अगर भारतीयों का साथ नहीं मिलेगा तो जापान हावी हो रहा था और जापान धीरे धीरे भारत की तरफ भी बढ़ रहा था। यहाँ पर गांधी जी ने कहा था कि भारत को भारतीयों के लिए छोड़ दो, किसी अन्य को इस पर शासन करने के लिए न छोड़ो, क्योंकि जापान जब बढ़ रहा था तो लोगों को लग रहा था कि जापान अब भारत पे कब्जा कर लेगा। उसके बाद में यह युद्ध 39 से 45 तक चला। बाद में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया 2 बम खाने के बाद। 8 अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आया तो डोमिनियन स्टेटस का दर्जा, जिसे 29 में ही खारिज कर दिया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के द्वारा, उसे देने की बात कही गई कि हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। दूसरी बात एक ये थी कि हर भारतीयों को अपना संविधान चाहिए था। अब अंग्रेज बेशक है कि हमें आज़ादी नहीं दे रहे थे, लेकिन हमारे भारतीयों की मंशा नहीं जान रहे थे, ऐसा तो था नहीं। उन्हें बात पता थी कि भारतीय क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि संविधान रचना भारतीयों की प्रारंभिक उद्देश्य है। संविधान रचना भारतीयों की प्रारंभिक उद्देश्य है और इस संविधान का कोई भी परिवर्तन अल्पसंख्यकों के द्वारा पारित किए जाने पर ही किया जाएगा, क्योंकि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी और ये नेहरू रिपोर्ट संविधान बनाने पर ही आधारित था। संविधान बनाने पर ही आधारित था और इसलिए अंग्रेजों को ये बात पता थी कि लॉर्ड बर्केनहेड ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीयों को चुनौती दिया था कि अगर इतने ही योग्य हैं आप, तो सब लोग मिल करके एक संविधान बना करके दिखा दो। और इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू साहब के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वीकार कर लिया और 29 दलों को संयुक्त रूप से बैठा करके एक सम्मेलन के पश्चात संविधान बनाए जाने का निर्णय ले लिया गया। वो अलग बात है कि लॉर्ड बर्केनहेड इसे असफल करना चाहते थे और वो अपना जो गेम कहा जाता है कि खेल खेल गए और मुस्लिम लीग को भड़का करके इसे निरस्त करवा दिए और इन्होंने कहा हम जीत गए और भारतीय नहीं बना पाए। लेकिन अंग्रेज़ों को यह बात पता हो गई थी कि मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 1928 में एक रिपोर्ट पेश किया जा चुका था संविधान बनाने की मंशा। उस मंशा को वो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में शामिल कर दिए और इन्होंने कहा कि हम प्रारंभिक उद्देश्य भारतीयों की जो संविधान बनाने की है, हम उसके लिए उन्हें मौका देंगे। लेकिन यहाँ पर फूट भी डाल रहे हैं कि कोई भी परिवर्तन अल्पसंख्यकों द्वारा पारित किए जाने पर ही किया जाएगा। मतलब यहाँ तो कह रहे हैं कि ठीक है संविधान आप बनाइएगा, लेकिन उधर मुस्लिम को जो अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में सबसे ज़्यादा अग्रेसिव और अपने को असुरक्षित महसूस करने की बात कर रहे थे, उनको भड़का भी दिए कि भाई आपके बिना कुछ नहीं होगा, ताकि वो अंग्रेज के तरफ झुक जाएं। एक यहाँ पर लकीर भी खींच दिए। तीसरा बिंदु है एक युद्ध सलाहकार परिषद बनाया जाएगा और जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, ऐसी बात कही गई। अब ये मांग कब थी? ये मांग हुआ था
57 का जब विद्रोह हुआ था उसके बाद एक आया था 1858 का एक्ट, चार्टर एक्ट। सबसे कम समय तक चलने वाला अंग्रेज़ों का चार्टर एक्ट था ये, क्योंकि बाद में फिर 1861 में अधिनियम आ गया था, तो ये 3 साल केवल चल पाया, तो सबसे कम समय तक यही चला था। अब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या भारतीयों ने रखा था मांग कि भाई आप हमारे यहाँ के लिए नियम बना रहे हैं, हमारे देश में प्रशासन करने के लिए आप कोई सुविधाएं दे रहे हैं, उसके लिए काउंसिल बना रहे हैं, उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए। तब अंग्रेज़ों ने कहा कि आपको योग्य बनाना है तो योग्य व्यक्ति को रखना पड़ेगा जो आपको योग्य बना सके। आप तो निहायत मूर्ख हैं, आपको कुछ आता जाता तो है नहीं। लेकिन जब वही बात एक समय के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने की आई, तब उन्होंने कहा कि एक भारतीय परिषद बनाया जाएगा और उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। तो कल जब आप हमें दुत्कार दिए थे और आज कह रहे हो हम तुम्हें शामिल करेंगे, तो नाराज़गी तो आएगी ही। भारतीयों को बुरा लगा। उन्होंने, कांग्रेस ने कहा कि सलाहकार परिषद में आप हमें क्या बुलाएंगे, हम तो पूरा भारत चाहते हैं। और अंग्रेज़ों को इस प्रस्ताव के लिए कांग्रेस और लीग दोनों इनकार कर दिए। इसमें अगला बिंदु है, गवर्नर जनरल की सलाहकार समिति का विस्तार किया जाएगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल किया जाएगा। एकदम लॉलीपॉप दे रहा है, एकदम से ये दिखा रहा है कि आओ। ये छोटा बच्चा जब रोता है तो लोग पकड़ा देते हैं, लो लॉलीपॉप ले लो, चूसो बैठ करके। अब यहाँ पे उस समय के जो कांग्रेस थी वो बच्चा थी, जब मांग कर रही थी हमको डोमिनियन स्टेटस दे दो, हमको संविधान बनाना है, मौका दे दो, हमको अपने साथ बैठा करके शासन चलाओ, हमको भी अपने एक आरकाड़ी में जगह दे दो। तब ये कहे अभी तुम बच्चे हो, ये बच्चों का खेल नहीं है, और इनको भगा दिए। 1940 में यही बच्चा इतना बड़ा हो गया कि इसे सारा कुछ स्वयं बिना मांगे दे रहे हैं। और अब ये बच्चा इतना बड़ा हो गया, कहता नहीं अब मैं खेल नहीं खेलूँगा, अब मैं पूरा राज देखूँगा, मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए कुछ भी। और साफ शब्दों में मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव 1940 को खारिज कर दिया, मानने से मना कर दिया। अब ऐसी क्या बात थी कि दोनों जो दर विरोधी हैं, एक दूसरे के विचारधारा के प्रतिकूल हैं, फिर भी अस्वीकार करने में साथ खड़े हैं, क्यों? इसमें लीग, मुस्लिम लीग ऐसा क्यों चाहती थी कि हम अगस्त प्रस्ताव नहीं मानेंगे, और कांग्रेस ने कहा हम नहीं मानेंगे तो समर्थन कर दिया। मुस्लिम लीग को चाहिए था अब पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि 1937 के प्रांतीय चुनाव में अपनी औकात मुस्लिम लीग देख चुकी थी। पूरे भारत के मुसलमानों की नुमाइंदगी करने की बात करने वाला मुस्लिम लीग कहीं पर भी बहुमत नहीं प्राप्त कर सका। अब उसने प्रण कर लिया कि मुझे पाकिस्तान से कम कुछ भी नहीं चाहिए, और अगस्त प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। उनके दिए गए विकल्पों में पाकिस्तान का नाम ही नहीं था, और मुस्लिम लीग ने पूरे विकल्प में एक ही खोज किया, पाकिस्तान, जो कि नहीं था, इन्हें अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने कहा हम अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं, आपने पाकिस्तान की बात नहीं मानी कि हमें अलग चाहिए, तो हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। इनकी बात तो समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस ने क्यों इसे इनकार कर दिया? कांग्रेस ने इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि जो आज कांग्रेस को देने को तैयार है वो कांग्रेस 12 साल पहले ही छोड़ चुकी थी। इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा कि अगस्त प्रस्ताव दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील के समान है। दरवाजे में जड़ी
जंग लगी कील के समान है। इसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये कब गिर जाए पता नहीं। और वहीं मुस्लिम लीग ने कहा पृथक पाकिस्तान को स्वीकार न करना, हम अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, और दोनों ने अस्वीकार कर दिया। जब अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने और लीग ने अस्वीकार कर दिया, तब कांग्रेसी के जो उग्रवादी नेता थे, युवा नेता थे, उनको लगा कि अब तो गांधी जी हमारी बात मान लेंगे, और लोगों ने गांधी जी से कहा कि इस समय अच्छा मौका है, हमें भी यहाँ विद्रोह कर देना चाहिए और हिंसा करके आज़ादी प्राप्त कर लेनी चाहिए। महात्मा गांधी जी कुछ समय तक चुप रहे। जब दोबारा युवाओं ने उनसे इस बात के लिए आग्रह किया, और युवा ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू और अन्य जो सहयोगी थे, गांधी जी के साथ रहते थे, उन्होंने भी जब इस बात को रखा, तब गांधी जी ने कहा हमें नहीं चाहिए आज़ादी, और ऐसी कीमत पर तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि जब अंग्रेज इस समय दुविधा में हैं तो हम मजबूर और लाचार का फायदा नहीं उठाएंगे। दूसरी बात, हम इतने कायर हैं क्या कि अपनी आज़ादी के लिए किसी को निर्बल होने का इंतज़ार करें? अरे हम ताकतवर हैं, हमारे पास सत्य है, हमारे पास अहिंसा है, हम अंग्रेज़ों को हरा देंगे। उन्हें ताकतवर बनने तो दीजिए, उन्हें अपनी समस्याओं से हटने तो दीजिए, हम हिंसा नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि हम दूसरे विश्व युद्ध का समर्थन नहीं करते, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम चाहते हैं पूरा विश्व शांतिमय रहे, और आप कह रहे हैं कि हम उसका फ़ायदा उठाएं जो खुद इस समय जर्जर होता जा रहा है, तो नहीं होगा। इस बात को पूरे विश्व समुदाय में एक अलग संदेश के रूप में देखा गया। गांधी जी अपने वक्तव्यों से दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। उनकी विचारधारा को विश्व समुदाय पर देखा जा रहा था। कोई अन्य देश होता तो ब्रिटेन के कमजोरी का फायदा उठाता, भारत ने नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास गांधी जैसा नेतृत्व था, हमारे पास संयम था, हमने उतार चढ़ाव देखा है, हमने अपने युवाओं को खोया है, लेकिन फिर भी हमारे पास संयम, धैर्य, सत्य और अहिंसा का प्रारूप था। गांधी जी ने कहा विश्व को ये न लगे कि हम शांत बैठ गए हैं, विश्व को ये न लगे कि हमने विश्व युद्ध का समर्थन कर दिया है, इसलिए आंदोलन तो चलेगा, परंतु वो हिंसक नहीं होगा, वो व्यक्तिगत होगा। एक एक व्यक्ति आंदोलन में जाएगा, और अगर उनके साथ बदतमीजी होती है, अगर अंग्रेज ज्यादती करते हैं, आक्रमण करते हैं, मारते हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप सर नीचे करके मार खा लो। लेकिन जुबान पे एक शब्द हमेशा होना चाहिए, हिंदुस्तान आज़ादी चाहता है, हम आज़ादी चाहते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह को गांधी जी ने अनुसमर्थन दिया और प्रारंभ हो गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। 17 अक्टूबर 1940 को 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पावन आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने कहा कि किसी मजबूर का यदि आप फायदा उठाओगे तो आपका फायदा कोई दूसरा उठाएगा, और जब कभी आप मजबूर बनोगे तो आप टूट जाओगे। और यदि आपका न्यों किसी के ना तो लाचारी पर
और ना किसी की दया पर बनेगा, अपने ऊपर स्वयं मजबूत रहोगे तो वो मजबूती के साथ छत भी पड़ेगा और काफ़ी दिन तक चलेगा। इसका उदाहरण पाकिस्तान है। गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे। पाकिस्तान का निर्माण हुआ तलवार के बल पर, लड़ाई के बल पर और एक समुदाय मुसलमान के बल पर। वो लड़ झगड़ करके पाकिस्तान बना तो लिए, लेकिन वो शांति नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति ही उनकी ऐसी हुई थी। यहीं पर आप नेपोलियन की बात को ले लीजिए। नेपोलियन साहब युद्ध करते हुए आगे बढ़े, नेतृत्व प्राप्त किया और युद्ध ही उनकी पहचान बनी। जब एक बार इनसे पूछा गया कि आपने पूरा यूरोप लगभग, जो कि नेपोलियन जीत चुके थे, नेपोलियन का कद इतना बढ़ चुका था कि वो अगर युद्ध नहीं करते तो फ्रांस की सीमाएं बहुत दूर तक पहुंच चुकी थीं। लेकिन जब नेपोलियन से पूछा गया कि अब आप युद्ध क्यों करते हो, तो नेपोलियन ने कहा, युद्ध हमारी फितरत है, हमारी पहचान है। ये फ्रांस की जनता हमको नहीं प्रेम करती है, नेपोलियन को नहीं प्रेम करती है, नेपोलियन के शौर्य को प्रेम करती है, नेपोलियन के साहस को प्रेम करती है, नेपोलियन के युद्ध को प्रणाम करके उसका सहयोग करती है। अगर जिस दिन मैं युद्ध करना छोड़ दूंगा, फ्रांस की जनता हमें फेंक देगी और हम गुमनामी की ज़िंदगी जीने लगेंगे। और अंत में वही हुआ। जब नेपोलियन युद्ध की स्थिति में नहीं हो पाया तो उसने गुमनामी की ज़िंदगी जिया और बाद में एक टापू पे मर गया। तो गांधी जी इन सभी चीज़ों से समझ करके भारत को नेतृत्व दे रहे थे। उन्होंने पूरे विश्व के लगभग क्रांतिकारी जो गतिविधियां हुई थी उसको उन्होंने पढ़ रखा था और साथ ही साथ पश्चिमी देशों के जो विचारधारा के लोग थे उनको भी उन्होंने समझ रखा था। इसलिए गांधी जी नहीं चाहते थे कि भारत की नींव इस तरह की पड़े। वो तो पाकिस्तान का एक ज़बरदस्ती कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग का और मुसलमानों के अग्रेसिव रवैये को दिखा करके पाकिस्तान बना लिया गया। गांधी जी तो वो भी नहीं चाहते थे और उसका परिणाम आज है कि वो भूखों मर रहा है। और भारत कितनी बार टूटा, कितनी बार बिखरा। 1966 में भारत के पास खाना नहीं था, इंदिरा गांधी नहीं टूटी। अमेरिका कई बार दौड़ाया तो हमारे यहाँ स्वामीनाथन जैसे लोग थे, उन्होंने यहाँ पे क्रांति ला दिया। जब हरित क्रांति ला दिया, शेष गेहूँ हो गया। अब तो हम निर्यात भी करते हैं। हम समस्याओं से तब टूटे नहीं, हम उसे निखर करके एक कदम आगे आए। अमेरिका, रूस, इन सब लोगों ने जब हमें क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया तो भारत ने अपना क्रायोजेनिक इंजन बना लिया, विश्व का 6वां देश बन गया। अमेरिका, रूस, ये लोग मंगलयान पर भेजने की बात कर रहे थे, भारत का समर्थन नहीं किया, भारत ने एक ही बार मंगलयान भेज दिया। भारत समस्याओं से इतना सीख चुका कि अब वो टूटता नहीं है और ये गांधी जी का दिया हुआ एक संदेश का परिणाम ही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 17 अक्टूबर 1940 को और गांधी जी ने कहा कि एक व्यक्ति को सत्याग्रही बनाया जाएगा और वो अंग्रेजों के ऑफिस के सामने जाएगा और शांतिपूर्वक धरना देगा। तो पहली बार जब 17 अक्टूबर को शुरू किया गया तब पहले सत्याग्रही बने विनोबा भावे। विनोबा भावे साहब पहले सत्याग्रही थे। उसके कुछ समय के बाद में सत्याग्रह रोक दिया गया। फिर 5 जनवरी 1941 को फिर शुरू किया गया। 5 जनवरी 1941 को तब दूसरे सत्याग्रही बने जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 2 तारीख में चलाया गया। एक 17 अक्टूबर 1940 को चलाया गया महाराष्ट्र के पावन आश्रम में और बाद में फिर इसे जब रोक दिया गया तब 5 जनवरी 1941 को दोबारा चलाया गया। पहले सत्याग्रही बने विनोबा भावे
और दूसरे सत्याग्रही बने जवाहरलाल नेहरू और नारा दिया दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा दिया। और दिल्ली, एक बात और ध्यान रहे, यही दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से 1943 में सुभाष चंद्र बोस साहब भी देंगे। तभी दिमाग में न रहे कि अरे वहाँ तो दिल्ली चलो नारा वहाँ दिया गया था, अब यहाँ कैसे आ गए। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस भी दिए थे, और इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गांधी जी ने कहा तुम शांतिपूर्वक धरना करो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तो इसलिए दोनों के विचारधाराएं अलग थीं, मंशा एक था, देश की आज़ादी। गांधी जी नहीं चाहते थे किसी के कोई अगर असमर्थ है, परेशान है, तो उसके बल पे लिया जाए। सुभाष चंद्र बोस कहते थे इस समय वो परेशान हैं और चोट दे करके हम आज़ादी ले सकते हैं, परंतु अंतिम इच्छा सबकी यही थी कि हम आज़ादी चाहते हैं। अब मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग। साथियों, मुस्लिम लीग ने एक अलग देश बनाने की जो बात है वो 1930 से जहन में बैठा लिया था। एक नाम सुने होंगे कवि इकबाल साहब का। इकबाल का नाम बहुत मशहूर है कवियों में। जब वो एक सम्मेलन में अपना वक्तव्य दे रहे थे तो इन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम प्रांत का एक दावा तो ठोक दो, मुसलमानों तेरे वतन के लिए ये जगह काफ़ी है। मतलब ये साफ शब्दों में कहे गए थे कि उत्तर पश्चिम प्रांत एक मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए। अब वो मजाक में बोले या सच में बोले, लेकिन ये शब्द ही पाकिस्तान के आधार के लिए केंद्र बना। मुसलमानों के लिए एक वतन चाहिए का मतलब क्या था? क्या हिंदुस्तान उनका वतन नहीं था? या हिंदुस्तान से ज़्यादा अच्छे व्यवस्थाएं कहीं अन्य उन्हें मिल पाती? या वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो पूरे विश्व के मुसलमानों में कहाँ के मुसलमान ज़्यादा स्वतंत्र हैं? महिलाएं जैसा चाहें कपड़ा पहने, नकाब पहने या ना पहने, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगी, किस जगह पर खाना खाएंगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कोई अलग से पैगाम नहीं आता है। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर फतवा नहीं जारी होता है कि आप पढ़ाई ना कराइए। पाकिस्तान में पढ़कर देख ले, अफगानिस्तान में बन गया है सरकार तालिबान का, महिलाएं पढ़ करके देख लें, नहीं पढ़ सकती, क्योंकि हिंदुस्तान सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है, हिंदुस्तान सर्वधर्म समभाव की बात करता है। लेकिन पाकिस्तान एक धर्म के लिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के रूप में जब वो बना, वहाँ 23% हिंदू थे। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हिंदुओं को मारे कि क्या किए, लेकिन सीधी बात है कि जिसका जैसी उत्पत्ति होगा वो अपने उत्पत्ति से बिछड़ नहीं सकता, बिछड़ेगा विनष्ट हो जाएगा। अब पाकिस्तान विनम्र हो ही नहीं सकता, वो चाह के भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी उत्पत्ति जब हुई तो विनम्र थे ही नहीं। इतना मुसलमानों के अंदर आग भर दिया गया कि तुम्हारे लिए एक वतन चाहिए। अब यहां पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि मान लीजिए ये एक पार्ट है, ये तो आम बन गया, चलो बन गया तो बन गया, एक पार्टी समझ लीजिए। अब दो व्यक्ति रहते हैं, एक तरफ 4 व्यक्ति हैं और एक तरफ अभी टोटल मान लीजिए 6 व्यक्ति हैं, और 6 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति को अलग जाना था। तो क्या किया गया कि इसको डिवाइड कर दिया गया कि भाई ये 2 व्यक्तियों का भूमि है और 4 व्यक्ति यहां पे रहेंगे, 4 व्यक्तियों की भूमि है, और टोटल थे 6 व्यक्ति। अब जब एक व्यक्ति, 2 को यहां आना था, 4 को यहां रहना था, अब इसमें से केवल एक ही व्यक्ति यहां पहुंचा था, तभी यहां पे बोल दिया गया कि नहीं, जो जाना चाहे जाए, रहना चाहे रहे। एक व्यक्ति यहीं रुक गया। अब इस व्यक्ति की जमीन तो यहां जा चुकी है
और यहाँ पे व्यक्ति ये रुक गया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो मुस्लिम जाना चाहते हैं जाए, नहीं जाना चाहते ना जाए। पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है वो और पाकिस्तान के भाग के रूप में मुस्लिम के लिए पर्याप्त ज़मीनें दी गई। और ये क्या हुआ कि एक व्यक्ति गया, एक रुक गया। इनकी ज़मीन तो यहाँ चली गई लेकिन ये यहीं पे रुक गए। तो जो 4 व्यक्ति के लिए ज़मीनें थीं अब वो कितने के लिए हो गई? अब वो 5 व्यक्ति, क्योंकि ये हिस्सेदारी यहाँ मांगने लगे। इतनी छोटी सी बात है और पूरी राजनीति पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम करके एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं लोग। लेकिन कर रहे हैं तो कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की मांग उठी 1930 में कभी इकबाल साहब के माध्यम से। मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का जो विचार आया 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए कवि इकबाल ने दिया था। कवि इकबाल ने बताया था कि उत्तर पश्चिम का प्रांत अगर मुसलमानों के लिए मिल जाए तो एक वतन की ज़रूरत है जो कि मिल जाएगा। ये शब्द ही इनका आगे चल करके कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे। कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, एक मुस्लिम युवक थे, उनका नाम था रहमत अली। इन्होंने पंपलेट छपवाया और पंपलेट में कहा मुझे पाकिस्तान चाहिए। उन्होंने कहा मुझे पाकिस्तान चाहिए, इससे नीचे कुछ नहीं चाहिए और अभी नहीं तो कभी नहीं। पंपलेट छपवाया, उसे वितरित करवाया। पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और मांग क्या कर रहे हैं? इंडिया का यानी हिंदुस्तान का डिवीज़न, विभाजन। और कैसे वक्तव्यों पे? पाकिस्तान, पाक शब्द का नाम होता है, जिसे इस्लाम के बारे में इतना शुद्ध नाम है, इतना पवित्र नाम है। मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान, ईमान को कायम रखने वाला। इस्लाम का मतलब होता है जो इज्जत के साथ रोटी कमाए, बिना किसी के साथ बदतमीजी किए, बिना गुनाह किए अल्लाह के वक्तव्यों को प्रचारित करवाए। किसी के बिना दिए हुए जबरदस्ती छीने हुए भूमि को त्यागना, भोजन को त्यागना, बांट करके खाने की प्रवृत्ति हजरत मोहम्मद साहब ने अपने वक्तव्यों में हिजरत के समय 622 ईस्वी में दिया था। लेकिन उस मुसल्ले ईमान को कायम रखने वाली जो पवित्र भावना थी, उसे समाप्त करने की प्रवृत्ति कहाँ से आई? या तो इस्लाम स्वीकार करो या तो गला कटवा दो। और गुरु तेग बहादुर का गला इसी तरह औरंगजेब ने कटवा दिया था। एक कैम्ब्रिज में जो सबसे बुद्धिमान यूनिवर्सिटी उस समय का था, कि जहां के छात्र माना जाता था कि मानवाधिकार के रूप में, विकास के रूप में और सर्वधर्म समभाव के रूप में शिक्षा ग्रहण करते थे, वहां का एक लड़का कहता है कि मुझे पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान, पी का मतलब होता है पंजाब, ए का मतलब होता है अफगानिस्तान और के आई का मतलब होता है कश्मीर, यस का मतलब होता है सिंध और तान का मतलब है बलूचिस्तान। रहमत अली साहब ने दिमाग तो बेहतर लगाया। क्या चाहते थे? अब मैं आपको भारत का मैप बना के दिखाता हूं उस समय का। ये हमारा भारत था, ये हमारा भारत था। और इन्होंने क्या मांगा? एक नाम आपने सुना होगा तारिक फतेह का।
जो इस समय कनाडा की नागरिकता उनके पास है, सिंध की उनकी पैदाइश है और अपने आप को भारतीय मूल का कहते हैं, पाकिस्तान मूल का नहीं कहते। वो कहा करते हैं कि बिना सिंध के हिंद कहाँ। हिंदुस्तान को वो हमेशा मानते हैं कि अगर सिंध हिंदुस्तान में शामिल नहीं है मतलब हिंदुस्तान पूरा नहीं है। और हमारा जो प्राचीन अखंड भारत है उसमें कौन क्या क्या शामिल है आप सभी लोग समझते हैं। रहमत अली साहब ने सिंध मांगा, रहमत अली साहब ने अफ़गानिस्तान मांगा, रहमत अली साहब ने पूरा बलूचिस्तान मांगा, पंजाब मांगा और कश्मीर मांगा। यानी ये सब चाहते थे, इतना चाहते थे, ये पूरा चाहते थे। बांग्लादेश जो वर्तमान है ये नहीं मांगे थे, इनको ज़बरदस्ती दे दिया गया। अब इतनी व्यवस्था के साथ रहमत अली ने पंपलेट छपवाया और कहा कि अब नहीं तो कभी नहीं। अब इनको 33 से 34 के बीच में ये 2 साल में क्या लग गया कि इसी समय इनको पाकिस्तान मिल जाना चाहिए। अरे भाई, आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तान में लाठियां और गोलियां खानी पड़ती थी। जिस समय इनके दिमाग में पाकिस्तान की बात आई उसके भी 2 साल पहले हमारे 3 युवक सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी के तख्ते पर झूले थे। 27 फरवरी 1931 को एक युवक जो अपने आप को आज़ाद कहता था और नाम आप जान गए हैं, श्री चंद्रशेखर आज़ाद साहब, अपने आप को गोली मार लेते हैं। तो लड़ने के लिए आप नहीं हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बैठ करके पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों के देश का क्या हो सकता है वो ऊपर वाला भी देख रहा है और हो भी रहा है। क्या करें, गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं, बढ़ चुका है। इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए इन्होंने विचार दिया और 1933 से 35 ईस्वी के मध्य कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक व्यक्ति, क्या बोले इनके लिए, रहमत अली, इन्होंने पर्चा जारी किया और पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। और पाकिस्तान शब्द में पंजाब, अफ़गानिस्तान, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान आदि शामिल था, जिसे इन्होंने मांग की। अब यहाँ पे तथ्य भी दे दिया गया। कभी इकबाल साहब कह दिए कि उत्तर पश्चिम में एक मुल्क चाहिए, वतन चाहिए। रहमत अली ने कह दिया कि हम पाकिस्तान का एक प्रोमो बना देते हैं और ऐसे ऐसे क्षेत्र शामिल कर लो, पाकिस्तान हो जाएगा। क्या बोलने से हो जाता? तो उसके लिए एक समिति बनाई गई, नाम दिया गया हुसैन समिति। फजल हुसैन और हुसैन कादरी, फजल हुसैन और हुसैन कादरी, इनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई और इस समिति में इसकी जांच की गई कि क्या जो रहमत अली ने बात कही है इस पर कुछ विचार कर सकते हैं, कोई तथ्य है। और फिर अलीगढ़ नगर नियोजन की बात कही गई। अब दोनों बातों को समझिए। एक तरफ सीमांत गांधी के नाम से जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, जिसे गांधी जी का स्नेह भी प्राप्त था और गांधी जी का सम्मान भी करते थे। जब भी बात पाकिस्तान और विभाजन की आती थी ये दुखी हो जाते थे। और एक तरफ कुछ ऐसे समुदाय मतलब मुस्लिम तबके के लोग थे कि जो पाकिस्तान के लिए नारा लगाने लगे थे। जब जब आज़ादी के लिए लड़ने की बात आई तो मैं ये नहीं कहता हूं कि उसमें इस्लाम के लोग नहीं थे, मुसलमानों ने आज़ादी के लिए नहीं लड़ा, लेकिन जब से मुस्लिम लीग बन गया तब से लड़ाई व्यक्तिगत हो गई। वो अंग्रेज़ों से ज़्यादा कांग्रेस से लड़ने लगे, अंग्रेज़ों को भगाने से ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित करने के लिए लड़ने लगे। अलीगढ़ नगर योजना बनाया गया और
लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च 1940 को जिन्ना अध्यक्ष बने। 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन किया जाता है। ये वही मुस्लिम लीग के अध्यक्षता आज करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, एक समय था कि जब पृथक निर्वाचन का जो 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे कांग्रेस के द्वारा जब स्वीकार किया गया था, इन्होंने विरोध किया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि मुस्लिम लीग को इतना बढ़ावा ना दो क्योंकि वो देश के हित में नहीं होगा। लेकिन कहा गया है कि कुर्सी की परछाई को मैं कैसे छोड़ दूं, एक बार बैठा हूं दोबारा भी बैठूंगा। मोहम्मद अली जिन्ना को वजीर आजम बनने का बड़ा शौक था और उनको लग गया था कि दो व्यक्ति, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जो अग्रेसिव नेचर के हैं और एक तरफ जवाहरलाल नेहरू जो गांधी के परछाई हैं, इनके आगे मुझे तो जगह नहीं मिलेगा। और इसको लगा कि यदि पाकिस्तान अलग हो जाता है और नेतृत्व जो कि सबसे योग्य था, मोहम्मद अली जिन्ना उस समय के जितने भी नेता थे सब में योग्यों में से एक थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान थे, उनके अंदर मुस्लिम वाली प्रवृत्ति नहीं थी, परंतु सत्ता की लालच ने उन्हें उसके पक्ष में निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया। 1940 में जब लाहौर में अधिवेशन हुआ तो उसकी अध्यक्षता इन्हें सौंपी गई। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब दिमाग में ये आता होगा कि अगर जिन्ना साहब चाहते ही नहीं थे कि मुसलमानों को अलग बढ़ाया जाए या अलग देश बने, तो अचानक से क्या हुआ कि वो पाकिस्तान के समर्थन में चले गए। तो नेहरू रिपोर्ट बना था। नेहरू रिपोर्ट में ना तो मुस्लिम लीग के लिए कोई बात थी और ना ही उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का कोई रोल था, सलाह भी नहीं लिया गया था। तो इनको बुरा लगा, इनको लगा जब अभी से हमको किनारे कर दिया गया तो कम से कम अपने लोगों के साथ खड़े हो जाएं। और इसकी चाहत ने इनको लीग की तरफ झुकाव कर दिया। और उसके बाद में क्रमशः जैसे समय बीतता गया, मोहम्मद अली जिन्ना अग्रेसिव होते चले गए। लाहौर में 23 मार्च 1940 को मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में सम्मेलन हुआ और वहाँ पर सिकंदर हयात खां ने एक प्रस्ताव लिखा। देखिए, पाकिस्तान के मांग का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? वो सिकंदर हयात खां ने तैयार किया था और इसे प्रस्तुत किए थे फजलुल हक और समर्थन किए थे खलीकुज्जमा। और अध्यक्षता कौन कर रहा था? जिन्ना। इन्होंने तुरंत मान लिया। अब जब पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव लाया गया तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है। किसी भी प्रस्ताव को सम्मेलन में रखने का या उसको पास कराने का एक प्रोटोकॉल होता है। कुछ सदस्यों का समर्थन और कुछ का अनुसमर्थन होता है। उसके बाद उसे सबके समक्ष रखा जाता है, फिर बहुमत से पारित होता है तो पास माना जाता है। इनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सिकंदर हयात खां ने कहा कि मैंने एक पर्चा लिखा है और हमने पर्चे में देखो कितना अच्छी बात लिखी है। उसके बाद में फजलुल हक ने कहा हाँ 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 लो हम रख देते हैं। वो एकदम बढ़ करके रख दिए।
और एक नाम है खलीकुज्जमा। अब क्या जमा किए थे नहीं पता, बस खलीकुज्जमा थे। इन्होंने कहा मैं अपना समर्थन देता हूँ। जिन्ना ने कहा बस कोई बात नहीं, 3 टिकट महाविकट हम मान लेते हैं, 4 लोग मिलकर काम कर लेते हैं। ये 4 क्या थे? मैं तो अकेला आया था इस दुनिया में, मेरे जनाजा के लिए 4 लोग काफ़ी हैं। अब पता नहीं इनके पास 4 में कैसे पास हो गया, और पास हो गया। अब इनको चाहिए पाकिस्तान से नीचे कुछ भी नहीं। प्रस्तुत किए फजलुल हक, प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किए सिकंदर हयात खां, समर्थन किए खलीकुज्जमा, मान लिए जिन्ना। और फिर 23 मार्च 1943 को पहली बार पाकिस्तान दिवस मनाया गया। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि पाकिस्तान दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को पहली बार मनाया गया था। तो दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।